Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 3rd of December 25 and we are starting our today's lecture of CAFED, Audit and Insurance Essentials. अभी हम चैप्टर कर रहे हैं प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट वाला और आज हम करेंगे पेज नंबर 57 पे रिस्क एंड मटीरियलिटी। हमने पहले देखा था कि इस चैप्टर में हमारे पास तीन या चार स्टैंडर्ड्स थे। ठीक है ना। पहला स्टैंडर्ड था वो एक्सेप्टेंस वाला, प्लानिंग वाला, ISA 300 था। और दूसरा था हमारा अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। तीसरा है रिस्क एंड मटेरियलिटी और चौथा भी एक था, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है। तो मटेरियलिटी का था तीसरा, तो आज हम शुरू कर रहे हैं मटेरियलिटी। पॉइंट 2.4 नंबर है जो हम पढ़ रहे हैं, रिस्क एंड मटेरियलिटी। तो पहले तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि मटेरियलिटी होती क्या है और इसका रिस्क से क्या ताल्लुक है। तो एक जनरल बात करेंगे, उसे आपने सिर्फ तवज्जो से सुनना है। उसके बाद फिर हम फ्यूचर में इस पे बार बार बात करेंगे तो ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी, और अभी भी इसके बाद जब बुक देखना शुरू करेंगे तो यहाँ भी क्लियर होगी। हमने एक पढ़ा था कि जब हम ऑडिट में जाते हैं तो इस वक्त हमारी जो अप्रोच है, जो कि एक्सेप्टेबल अप्रोच है, वो एक ही है और वो है रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है। रिस्क बेस्ड अप्रोच में हमारा मतलब क्या है रिस्क बेस्ड अप्रोच का, कि जब भी हम ऑडिट शुरू करें तो हम ये देखें कि किस एरिया में कितना रिस्क है। और फिर जिस एरिया में ज़्यादा रिस्क है, जो ज़्यादा रिस्की एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा काम करें, अपनी वेरिफिकेशन ज़्यादा रखें ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। और जो कम रिस्की एरिया है उसमें हम कम वेरीफाई कर लें, थोड़ा सा मार्जिन ले लें, बहुत कम। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जमशेद, आप सुनते रहो और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे बाद में। अभी आप खामोशी से ये सारी चीज़ें सुनो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो अ, हमारी रिस्क बेस्ड अप्रोच में हम हाई रिस्क एरियाज, लो रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हाई रिस्क एरियाज में हम बहुत ज़्यादा अपनी वेरिफिकेशन करते हैं ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कि यहाँ पे रिस्क जो है, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरी तसल्ली हो गई है। अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि आपसे पूछूंगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरी तसल्ली हो गई है। और फिर लो रिस्क एरिया में हम थोड़ा सा मार्जिन ले लें कि यार इतना कोई रिस्क नहीं है, तो मैं अपना टाइम बचाऊं और थोड़ा कम काम कर लूं। बट रेस्ट एश्योर, और ये जेहन में रखना है कि लो रिस्क एरिया में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं करना और बहुत ही कम काम करना है, ऐसा नहीं है। काम वहाँ भी करना है लेकिन आपने थोड़ा सा अपने काम की जो एक्सटेंट है कम कर लेनी है। अब अभी हमने ये बात की और फिर उसके बेस पे फिर हमने रिपोर्ट देनी है कि हमें क्या क्या लूपहोल्स नजर आए हैं। अब सबसे पहली बात तो कल हमने पढ़ा था रिस्क। मैं कौन सा रिस्क देख रहा हूँ, एक हाई रिस्क एरिया है, एक लो रिस्क एरिया है। तो रिस्क क्या मतलब, रिस्क किस चीज़ का रिस्क? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मेरा कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं मैं देख रहा, या मैं कोई फिजिकल रिस्क नहीं देख रहा, मैं कोई और चीज़ नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ और फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा हूँ। ऑडिट भी कई किस्म के दुनिया में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मेडिकल ऑडिट्स भी होते हैं, कंप्लायंस ऑडिट्स भी होते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑडिट्स भी होते हैं, लेकिन हम कौन सा ऑडिट कर रहे हैं? फाइनेंशियल ऑडिट। तो रिस्क किस चीज का है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? देयर विल बी मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब मिसस्टेटमेंट किस वजह से होती है? आइदर ड्यू टू एरर और ड्यू टू फ्रॉड। तो ये याद रखना है, या तो गलती से हो गई है या आपने जानबूझ के की गई है। और मिस स्टेटमेंट का फिर हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हम इसे बार बार रिपीट करेंगे ताकि जहन में बैठ जाए क्या होती है मिस स्टेटमेंट। जी। एक का यार्ड स्टिक क्या है कि मिस स्टेटमेंट हम किसे कहें? मिस स्टेटमेंट का मतलब है ओमिशन, एरर और ओमिशन। ठीक है। एरर गलत काम करना है, ओमिशन या जो काम होना चाहिए था वो ना करना, ये भी मिस स्टेटमेंट है। ठीक है। और मिस स्टेटमेंट की कौन सी चीज़ कितनी मिस स्टेटेड है, वो डिपेंड करता है कि यूजर्स का जो डिसीजन है वो बदलेगा कि नहीं। अगर आपको लगता है नहीं, यूजर का डिसीजन इससे नहीं बदलेगा, अगर उसे पता चल भी जाए कि ये तो गलत इन्फॉर्मेशन थी, फिर भी उसका डिसीजन वही रहे जो उसने पहले लिया था, तो फिर ये कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये ठीक ठाक मटीरियल। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि ज़्यादा है कि ज़्यादा नहीं है, कहाँ तक हमें एक्सेप्ट करना है, कहाँ तक नहीं करना। मिसस्टेटमेंट तो दुनिया की हर चीज़ में ही होती है। इवन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क होता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि एक बहन भाई कुछ कह रहा होता है, दूसरा कहता नहीं ये तो मसला ही कोई नहीं है। एक बड़ा परफेक्शनिस्ट होता है, वो एक कप भी अगर टेबल पे पड़ा रह जाए तो उसे उलझन होती है कि ये क्यों पड़ा है। दूसरा अपने सारे खाना छोड़ के भी उठ जाता है, पड़ा रहने देता है। तो अपनी आदत होती है। तो इसका कोई यार्ड स्टिक नहीं है दुनिया में। तो फिर हमें बनानी पड़ेगी कि हमने
किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा रिस्क हम कहेंगे बहुत हाई है और कौन सा कहेंगे लो है। तो हाई रिस्क चीज़ें वो होती हैं जो यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पेक्ट करें, और लो रिस्क चीज़ें वो होती हैं जो यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पेक्ट ना करें। नंबर टू, हाई रिस्क चीज़ें वो होती हैं जहाँ हाई रिस्क एरियाज वो होते हैं जहाँ मिस स्टेटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और लो रिस्क एरियाज वो होते हैं जहाँ के मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके ही हमें सोचनी पड़ती हैं। अच्छा, अब जब मैंने कहा है कि मैंने ये देखना है कि ये ज़्यादा है, मैं इसे एक्सेप्ट करूँ, इसे लो रिस्क रखूँ, तो ये मैंने कैसे फैसला करना है? तो मुझे एक यार्ड स्टिक बनानी पड़ेगी कि भाई ये मेरा पैमाना है। अगर इससे ऊपर बात चली गई तो ये हाई रिस्क है, और अगर इससे नीचे बात रही तो मैं कहूँगा मीडियम है, उससे नीचे रही तो मैं कहूँगा लो है। अब ये मैं कैसे फैसला करूँगा? मैं फैसला नहीं करूँगा, मैं फिर यूज़र पे चला जाऊँगा। मैं कहूँगा अगर मैं यूज़र होता और ये चीज़ अगर सामने आती तो क्या मैं इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता? अगर मैं बहुत सीरियसली लेता तो ये हाई रिस्क है। मैं इसे सीरियस तो लेता, लेकिन मैं कहता चलो हो गई, लेकिन मैं फिर भी अपना डिसीजन चेंज करने का सोचना शुरू कर देता, तो ये मीडियम रिस्क है। अगर मैं कहता नहीं यार फजूल सी बात है, इसे तो तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं, ये गलतियां तो हो जाती हैं, तो ये लो रिस्क है। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, हमने पढ़ा था ना। इसमें कोई दो जमा दो चार नहीं है कि ये चीज़ हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये वेरी कर जाता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एरिया टू एरिया। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, पाकिस्तान से बाहर रिस्की नहीं है। ठीक है। कुछ चीज़ें पाकिस्तान से बाहर बहुत रिस्की हैं, पाकिस्तान में रिस्की नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर तो यूरोप में कोई बच्चा कंप्लेंट कर दे कि मेरे वालिदैन मुझ पर तशद्दुद करते हैं, तो फौरन पुलिस आ जाती है और बच्चे को ज़बरदस्ती साथ ले जाती है। उसके बाद मुझे ये पता चला है, मेरा भाई भी होता है स्वीडन में, वो कह रहा है कि उसके बाद आपको वालिदैन को सारी उम्र पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा किधर है। मिलने ही नहीं देते हैं, पता ही नहीं होता किधर है। वो किसी और फैमिली को दे देते हैं, कहीं और पहुंचा देते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या रूल बताया है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इन वालिदैन से बेहतर है कि बच्चे को कहीं और आज़ाद माहौल में इसकी परवरिश की जाए। केयर पूरी करते हैं बच्चे की, लेकिन वालिदैन से छीन लेते हैं। अब ये चीज़ पाकिस्तान में तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारी जैसी सोसाइटी है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो अब वो चीज़ वहाँ बहुत रिस्की है कि अगर आपने बच्चे पे हाथ उठा दिया तो बस फिर मसला ख़राब है। लेकिन पाकिस्तान में वो इतनी रिस्की नहीं है, यहाँ तो हम वैसे ही मार खाते रहते हैं अपने वालिदैन से, और ठीक ठाक मार खाते हैं। तो एरिया टू एरिया भी रिस्क चेंज हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ने लगे हैं मटीरियलिटी का मतलब है कि हमने एक लेवल सेट कर दिया है कि अगर इस लेवल से नीचे चीज़ होगी तो यूज़र इसे सीरियसली नहीं लेगा, ऊपर होगी तो लेगा। और ये मेरी असेसमेंट है, मैं यूज़र के दिमाग में तो नहीं बैठा, और यूज़र भी कोई एक यूज़र तो नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं, फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे क्या पता। ऑन एवरेज एक जनरल जो परसेप्शन नज़र आती है सोसाइटी की, मैं उस हिसाब से फैसला करता हूँ कि अगर मैं यूज़र होता तो क्या मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता। यूज़र के शूज़ में खड़ा होकर मैं सोचूंगा, तो अगर मुझे लगता है मैं इंपॉर्टेंस देता तो ये चीज़ मटीरियल, और अगर मैं इंपॉर्टेंस ना देता तो ये चीज़ मटेरियल नहीं है। तो मुझे यार्ड स्टिक बनानी है। ठीक है। अब वो यार्ड स्टिक बन गई रिस्क को असेस करने के लिए भी, कि अगर ये चीज़ इससे ऊपर है तो बहुत हाई रिस्क है, इससे नीचे है तो इतना रिस्क नहीं है। तो रिस्क असेसमेंट अलग से भी चल रही होती है, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। फिर हम एक यार्डस्टिक बना लेते हैं जिसे मटीरियलिटी कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन इज मटीरियल, मटीरियलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन क्या मटीरियल कब मटीरियल होगी, जैसे मैंने अभी कहा, इफ इट वुड अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है। ठीक है। और अब अगली बात है कि मटेरियलिटी का ताल्लुक किससे होता है? अमाउंट से होता है? नहीं, अमाउंट से भी होता है और नेचर से भी होता है और सर्कमस्टेंसेज में से भी होता है। एक अमाउंट, तीन चीजें याद रखनी है, अमाउंट, नेचर और सर्कमस्टेंसेज। अमाउंट जनरली आ जाती है, मतलब मेरे लिए हो सकता है 5,000 इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन 50,000 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब के लिए या कोई जो पॉलिटिशियन है उसके लिए हो सकता है 5 लाख भी इंपॉर्टेंट ना हो। उनका एक दिन का खर्चा हो सकता है 20 लाख हो, तो 5 लाख कुछ भी ना हो उनके लिए। 5 लाख गिर भी जाए तो कहें चलो यार अफसोस तो उन्हें हो, लेकिन वो इग्नोर कर दें। उनका तो एक दिन का खर्चा, एक महीने का खर्चा 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, लेकिन मेरे लिए तो 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अमाउंट भी मैटर करती है, फिर नेचर मैटर करती है, इसकी नेचर क्या है और फिर किन हालात में हुई है। ठीक है। नेचर का मतलब है कि गवर्नमेंट के अगर आपने 200 रुपये भी मार ली है तो ठीक ठाक रिस्क है कि गवर्नमेंट आपको ठीक ठाक तंग करेगी। किसी और के आपने 500 मारे हैं या लेट किए हैं तो वो बेचारा क्या कर लेगा, वो वैसे ही इग्नोर करेगा, आपसे बार बार पूछेगा, लेकिन आपके खिलाफ एक्शन तो नहीं लेगा। उसे पता है मैंने एक्शन लिया तो 500 रुपए के चक्कर में मेरे 5,000 लग जाएंगे।
लेकिन गवर्नमेंट को तो ये परवाह नहीं होती। गवर्नमेंट ने तो आपको सीधा रखना होता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मेरे 500 कैसे रोके, कल तुमने 500 रोके हैं, कल कोई 700 रोकेगा, फिर तीसरा बंदा इसे दे के 1000 रोकेगा, तो गवर्नमेंट को तो मुसीबत बने जाएगी। तो गवर्नमेंट शायद 500 पे भी ठीक ठाक एक्शन ले ले। तो ये सर्कमस्टेंसेज हैं, ठीक है, और नेचर है इसकी। तो मेटीरियलिटी डिपेंड करती है अमाउंट पे, नेचर पे, और सर्कमस्टेंसेज पे। तीन चीज़ें हो गई। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेटीरियलिटी क्या रखनी है, कैसे रखनी है। मटेरियलिटी हमने कैसे सेट कैसे करनी है, अमाउंट कितनी सेट करनी है, किस बेस पे करनी है। तो आप कहें प्रोफेशनल जजमेंट, आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है, और उस हिसाब से आपने एक लेवल को सेट कर लेना है। ये बात हो गई। और वो लेवल जनरली ऐसा होता है कि हम मतलब एक उन्होंने कहा है कि जजमेंट भी तो जजमेंट ही है ना। बहुत ज़्यादा वर्किंग में जाएंगे फिर बैठे ही रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में काम करते रहेंगे। जनरली जो मैंने देखा है ना, जनरली जो मैंने देखा है प्रोफेशनल जजमेंट जो, या जी कैसे मेच्योरिटी रखी जाती है, केपीएमजी में मैंने देखा था। वो कहते हैं जनाब 0.5% ऑफ सेल्स, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के लिए, और 5% ऑफ टोटल एसेट्स बैलेंस शीट के लिए। मतलब एक यार्ड स्टिक ही बना लेते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ रख सकती हैं, ठीक है। अभी तो खैर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी। केपीएमजी तो नहीं करती, पीडब्ल्यूसी अब शायद केपीएमजी ने शुरू कर दिया, लेकिन पीडब्ल्यूसी तो बाकायदा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। आप अपने पूरे क्लाइंट का डाटा उठा के सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, आपका सिस्टम खुद ही डाटा उठा के खुद ही उसकी मेटिलिटी कैलकुलेट करके, और खुद ही आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बता देता है कि फलां 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 वाचर चेक कर लो। मतलब 50 10 हज़ार वाचर में से 700 वाचर निकाल देता है, सिर्फ 700 1000 के, बस इन्हें चेक कर लो। पूरा सैम्पलिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा होता है ना। और वो तो खैर बहुत एडवांस हो गए हैं। तो बहरहाल, तो आपने फिर ये किया कि मटेरियलिटी सेट कर ली, और उसकी बेस पे फिर आपने फैसला कर लिया कि कौन सी चीज़ मटेरियल है, कौन सी नहीं है, और मटेरियलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये भी हमने बात कर लिया। अब अगली बात है कि मटेरियलिटी सेट करनी है, इसे अप्लाई कैसे कर। अब देखें, हमने पढ़ा था, हमने करना है ऑडिट। ऑडिट हमने किस चीज़ का करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हम बाकी स्टेटमेंट की तो बात नहीं करते, हम दो स्टेटमेंट जो की स्टेटमेंट है हम उनकी बात करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब इन दो का ऑडिट करना है। इनकम स्टेटमेंट में जो लाइन हेड्स आ रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिटेल, क्या कहते हैं, अकाउंट बैलेंसेज और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस कहते हैं। सेल्स इज ए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल इज अनदर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। जबकि बैलेंस शीट में जो हेड्स आ रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अकाउंट बैलेंसेस। अब इन दोनों का फिर हम क्या करते हैं, हर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस को हमने चेक करना है, और रिपोर्ट हमने क्या देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक चीज का नाम तो नहीं है, बैलेंस शीट अलग है, इनकम स्टेटमेंट अलग है। अब बैलेंस शीट भी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट्स हैं, एक साइड पे लाइबिलिटीज हैं, और इक्विटी है। एसेट्स भी बहुत सारे हैं, कोई एक एसेट तो नहीं है। करंट एसेट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी हैं। फिर लॉन्ग टर्म एसेट में कई क्लासेस हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग है, इंटेंजिबल एसेट्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अलग हैं, करंट एसेट में इन्वेंट्री अलग है, अकाउंट रिसीवेबल अलग है। तो बहुत सारे हेड्स हैं। और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज में भी बहुत सारे हेड्स होंगे। इसी ना इनकम स्टेटमेंट में सेल्स तो सेल्स है, लेकिन सेल्स के अंदर पता नहीं कितने आइटम आप बेचते हैं, मतलब कितनी किस्म के आइटम बेचते हैं। जैसे यूनिलीवर पाकिस्तान है, अब इनके तो मेरे ख्याल सैकड़ों आइटम्स होंगे, डिटर्जेंट से लेके फूड से लेके पता नहीं क्या क्या ये सेल करते हैं, ठीक है। तो कहने को तो एक लाइन हेड है, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया है। जब ये है तो इसका मतलब है हमने अब ये चीज़ आपने समझनी है। रिपोर्ट तो हमने देनी है कि बैलेंस शीट गिव्स एन ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन बैलेंस शीट किसी एक फिगर का नाम तो नहीं है। बैलेंस शीट तो बहुत सी फिगर से इकट्ठी होकर बनी है। इसका मतलब है हमें हर फिगर को वेरीफाई करना है। हर फिगर को वेरीफाई करके फिर हमने बैलेंस शीट के बारे में आइडिया लेना है। अब एक फैमिली है, उसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, जिसमें 9 मेंबर तो इंतहाई शरीफ हैं, और एक बड़ा बदमाश निकल आया उनमें से, ठीक है, वो फसादी है। रोज उसके कोई शिकायत आती है, कभी किसी का सर फाड़ आता है, कभी अपनी उंगली तोड़वा आता है। अब इस फैमिली के बारे में हम क्या कहेंगे, हमने देखना तो सर, अब जब फैमिली के बारे में ओपिनियन ली जाएगी तो हम हर बंदे को असेस करेंगे, लेकिन फिर अपनी ओपिनियन ओवरऑल बेस पे देंगे कि जनाब फैमिली बहुत अच्छी है। एक लड़का इनका है, वो बहुत शरारती है और बहुत तंग करता है, वो ठीक नहीं है। बाकी फैमिली बहुत अच्छी है। उस एक लड़के की वजह से उसकी बहन और भाइयों के जो रिश्ते हैं वो खराब नहीं होंगे। अगर ये मार्केट में खबर है कि बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बस एक लड़का बहुत जज्बाती है, लेकिन उसकी भी जब बारी आएगी तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे नहीं यार। लेकिन जब फैमिली की बात होगी तो हमने ओपिनियन तो फैमिली पे देनी है, तो हम कहेंगे फैमिली ठीक है।
लेकिन अगर 10 में से 8 लोग ठीक हैं, दो ठीक नहीं है, तो हम थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ये दो को क्या प्रॉब्लम है। अगर 10 में से 6 ठीक हैं, चार ठीक नहीं है, तो हम ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, नहीं यार अब फैमिली ठीक नहीं है। कैसी फैमिली है यार जो अपने चार लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ज्यादा ही शरीफ लोग हैं, इतने शरीफ हैं कि जो गलत काम को भी नहीं रोकते, और अपने लोगों पे इनका कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज जहन में आना शुरू हो जाएगी ना। बेसिकली हम जो असेसमेंट कर रहे हैं वो फैमिली लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन फैमिली लेवल की असेसमेंट किस पे बेस कर रही है? इंडिविजुअल लेवल पे। हम पहले इंडिविजुअल उस फैमिली के तमाम मेंबर्स को असेस करते हैं, फिर ओवरऑल असेस करते हैं, तो और फिर हम ओवरऑल पे रिपोर्ट देते हैं। तो हम असेसमेंट ओवरऑल से नीचे को नहीं जाते, हम नीचे से ऊपर आते हैं। पहले हम सारे मेंबर्स को असेस करते हैं, फिर एक ओवरऑल आइडिया डेवलप करते हैं कि इनका ओवरऑल फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह मटीरियलिटी में भी हमें दो लेवल पे देखने हैं। ओपिनियन हमने देखनी है, देनी है बैलेंस शीट पे। तो हम एक ओवरऑल लेवल होगा कि ओवरऑल बैलेंस शीट जो है वो ठीक है या ठीक नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें असेसमेंट करनी है सारे हेड्स की बैलेंस शीट में। नन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की भी असेसमेंट करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, इंटेंजिबल की भी, एंड सो ऑन, सबकी करनी है। अब मसला क्या आ सकता है? मसला ये आ सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे ठीक नहीं है। ये पॉसिबल है कि नहीं? मैं कहता हूँ इस फैमिली के सारे मेंबर बहुत नेक और शरीफ हैं, लेकिन फैमिली ठीक नहीं है। ये पॉसिबल है कि नहीं? ये जनरली पॉसिबल नहीं है। जनरली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि फैमिली ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ नादरा में, इनका डाटा ऑफिशियल लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो ये डाउट सा आएगा ना जेन में कि यार बंदे तो अच्छे हैं, लेकिन ये क्यों क्या हो रहा है, अब इन्हें वेरीफाई कैसे करें? मतलब हमें क्या पता है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में क्या है क्या नहीं है, पता नहीं है। अब ये बज़ाहिर ठीक लग रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया हुआ अपने आप को? तो एक डाउट अराइज होगा। इन्हें कहते हैं डिस्क्लोजर्स। एक चीज बयान करना या देना बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट, और चीज है उसे डिस्क्लोज करना, उसकी डिटेल्स देना एक डिफरेंट चीज है। और डिस्क्लोजर क्या होते हैं? जो हम नोट्स में देते हैं। ठीक है ना, मैं चीजों को मिक्सअप करके इसलिए चल रहा हूँ कि पहले अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें आप। ठीक हो गया? तो अगर तो मैंने बताया मेरी सेल्स है 50 करोड़ की, और बस, तो मेरी इनकम स्टेटमेंट तो ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक बताया 50 करोड़ की है, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि सेल्स में कितने आइटम्स हैं, क्या है, और डिटेल नहीं मैंने बताई। तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो लोगों के दिल में डाउट रहेगा कि पता नहीं ये 50 करोड़ की फिगर ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक भी है तो ये कैसे बनती है यार, इतनी सी कंपनी की 50 करोड़ की कैसे हो सकती है? लेकिन जब मैं डिटेल बताऊंगा तो लोगों की तसल्ली हो सकती है, हाँ यार ये जिन हालात में काम कर रहे हैं इसमें तो 50 करोड़ ये ठीक ही कह रहे हैं। तो मुझे डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। ठीक है। जब हम ओवरऑल लेवल पे बात करते हैं और हम कहते हैं कि नीचे इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवरऑल ठीक नहीं है, बड़ा एक्सेप्शनल केस है। वो जनरली कब होगा? जबकि फिगर्स तो सारी ठीक है लेकिन डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए। जब डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए तो हम बैलेंस शीट के बारे में राय नहीं दे सकते। आपने स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो नहीं किया हुआ, स्टैंडर्ड कहते हैं इसका ये डिस्क्लोजर तो आपने नहीं दिया, तो फिर ओवरऑल लेवल पे डाउट आ जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे ही प्रॉब्लम है, तो फिर ओवरऑल लेवल पे हमें एसेस करना पड़ेगा। वही वाली बात कि अगर 10 हेड्स हैं बैलेंस शीट के, उसमें से 9 तो बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10वें हेड में हमें शदीद डाउट है। फिर हम देखेंगे कि ये 10वें हेड का ओवरऑल बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी अपनी फिगर बहुत बड़ी है उस हेड की, तो फिर हम कहेंगे वो हेड भी ठीक नहीं है और बैलेंस शीट भी ठीक नहीं है। बैलेंस शीट है 50 करोड़ की, उसमें से एक ही हेड है 20 करोड़ का और वो गलत है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ बैलेंस शीट ठीक है? 50 करोड़ में से 20 करोड़ गलत है। ठीक है। तो फिर मैं ओवरऑल बैलेंस शीट बेस पे भी मैं नहीं कह सकता कि बैलेंस शीट ठीक है। तो फिर मैं क्या कहूंगा? बैलेंस शीट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर वो आइटम सिर्फ है 1 करोड़ का और बैलेंस शीट है 1 अरब की, और वो 1 करोड़ का ठीक नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बैलेंस शीट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं कहूंगा देती है, बट अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं वो मेंशन कर दूं कि हाउ एवर ये वाला जो हेड है ना, ये ठीक नहीं है। अब मैं क्या कहूंगा? बैलेंस शीट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट दिस आइटम। मैं वर्ड ऐड कर दूं। यहां से हम रिपोर्टिंग पे जब जाएंगे ना, तो वहां पे हम चीजों को अब यूज करेंगे कि हमने रिपोर्ट कैसे करनी है। बात समझ आ रही है? अब ये जो है कि ये हेड ठीक नहीं है, बैलेंस शीट ठीक नहीं है, मेरी यार्डस्टिक क्या है? मटेरियलिटी। कि अगर ये डिस्क्लोजर जो नहीं दिया गया, अगर ये दे दिया जाता तो क्या यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन बदल जाता? अगर ना बदलता तो ये डिस्क्लोजर ना देना मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये डिस्क्लोजर दे देता जो कि नहीं दिया, तो यूजर का डिसीजन चेंज हो जाता। तो फिर ये डिस्क्लोजर ना देना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है।
ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे फिर उसी तरह है। तो फिर हम मटेरियलिटी को दो लेवल्स पे फिर डिफाइन करते हैं, हम नीचे से काम करते हुए ऊपर तक आते हैं। पहले जब हम सेल्स को उठाते हैं, या मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को उठाते हैं तो हम उसे पूरी तरह वेरीफाई करते हैं, उसका अपना लेवल होता है मटेरियलिटी का, हम कहते हैं जी 5% ऑफ एसेट्स। तो अगर तो उसके अंदर जो एरर निकल आई वो मतलब एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा है उसकी फिगर से, हम कहेंगे मटेरियल एरर्स हैं, मिसस्टेटमेंट्स हैं, इन्हें अलग लिखते जाओ। ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल ऊपर नहीं है, जब हम उसे क्लोज कर रहे होंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऑडिट को, हम कहेंगे नहीं यार इसमें एरर तो बहुत छोटी आई है और मटीरियलिटी लेवल से नीचे है, हम लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज ओके। क्लियर हो गया। फिर हम इस तरह हर चीज़ को अलग असेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओके है, इंटेंजिबल एसेट ओके है, इन्वेंट्री ओके नहीं है, ठीक है, बाकी अकाउंट रिसीवेबल ओके हैं, फलां चीज़ भी ओके नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने मुख्तलिफ डिफाइन कर दी है। जब डिफाइन करके फिर उन्हें इकट्ठा कर लिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया, उन्हें इकट्ठा करके फिर हमने ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे असेस किया कि ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है। हमने फैमिली के मेंबर्स को असेस कर लिया है और हर एक की असेसमेंट कर लिया, अब हम देख रहे हैं ओवरऑल फैमिली की क्या पिक्चर बन रही है। और उस पर फिर हमारा क्या लेवल होगा, वो जो मैंने अभी बताया है कि 5% ऑफ एसेट्स बैलेंस शीट के लिए और 0.5% ऑफ रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो मिस स्टेटमेंट्स हुई हैं जो अभी तक हमारे नॉलेज में आई हैं, क्या वो इस लेवल से ऊपर तो नहीं चली गई। अगर ऊपर चली गई हैं तो फिर हम कहते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ठीक नहीं है। ठीक है ना। अब बात को थोड़ी क्लियर हो रही है। तो ये एक बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीका है, और ये वक्त के साथ साथ आप सीखोगे, मतलब सिर्फ पढ़ाने से नहीं आएगा। आप जाओगे तो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो मटेरियलिटी दो लेवल पे डिफाइन होती है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जब हम चीज़ों को कंक्लूड कर रहे होते हैं, और एक होती है इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एटसेट्रा। इंडिविजुअल लेवल कौन कौन से होते हैं, बैलेंस शीट के लिए अकाउंट क्या कहते हैं अकाउंट बैलेंस लेवल, और इनकम स्टेटमेंट के लिए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल। ठीक है। उस लेवल पे मेजोरिटी डिफाइन होती है। इस लेवल को क्या कहते हैं, असर्शन लेवल। कि वहां पे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को देख रहे होते हैं कि ये असर्शन फॉलो हुआ है कि नहीं, कंप्लीट है, एक्यूरेट है, ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाली चीज़ है, फलानी चीज़ है कि नहीं। तो हम एजर्शंस को वेरीफाई कर रहे होते हैं और वहां देखते हैं नहीं यार कंप्लीटनेस नहीं है, बाकी चारों एजर्शन पूरे हो रहे हैं, कंप्लीटनेस नहीं है। तो हम जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं किस लेवल पे कर रहे हैं, एजर्शन लेवल पे। तो फिर मटेरियलिटी भी हम डिफाइन हम क्या हो रही है, हम क्या कहते हैं किस लेवल पे, एजर्शन लेवल पे। ठीक है। अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल पे, या आप कह लो कि असर्शन लेवल पे डिफाइन हो रही है। और डिफाइन करके फिर उसे हर हेड को अलग अलग कंपेयर कर रहे होते हैं उसके लेवल से। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि सेल्स में आपने लेवल रखा हुआ है 5%, और जबकि आपने एडमिन एक्सपेंसिव में रखा हुआ है 3%। ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जनरली हम एक ही कर लेते हैं। ठीक है ना। जनरली हम बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रखते, जितना हम चीज़ें बदलते जाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ यार्डस्टिक बनाएंगे, उतना अपना ही काम बढ़ाएंगे, मुसीबत बनाए रखेंगे। बहरहाल इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, जो एजर्शन लेवल पे होती है ना, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, क्योंकि हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें कंपेयर करते जा रहे हैं कि ये चीज़ मिसस्टेटेड है कि नहीं है और मटेरियल है कि नहीं है। तो हम उस लेवल पे जो मटेरियलिटी होती है उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और फिर जब बाद में आके बैलेंस शीट लेवल पे, इनकम स्टेटमेंट लेवल पे ओवरऑल असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं ओवरऑल मटेरियलिटी या थ्रेशोल्ड मटेरियलिटी। थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड बना दिया कि जनाब इससे अगर चीज़ ऊपर चली गई तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, और इससे नीचे है तो ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। इसका मतलब है, मैं इसे कंक्लूड करता हूँ चीज़ को, कि जब फिर आप एक इंडिविजुअल हेड्स को ऑडिट कर रहे होंगे तो उसमें क्या करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने कहा था कि हर हेड का अपना ऑडिट प्रोग्राम होता है कि इसमें हमने कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और प्रोसीजर जो हमने डिज़ाइन करने हैं, जो लिखने हैं कि हम ये करेंगे, वो किस बेस पे करने हैं, असर्शन बेस पे। हम लिखेंगे जनाब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का प्रोग्राम है, असर्शन 1 कंप्लीटनेस, मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। असर्शन नंबर 2 एक्यूरेसी, मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। और असर्शन 3 मैं ये करूंगा। तो असर्शन लेवल पे प्रोग्राम बनेगा, और उसी ऑडिट प्रोग्राम में फिर मेंशन होना चाहिए कि नहीं कि मेरा मटेरियलिटी लेवल क्या है। जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं इससे कंपेयर करके फैसला करूंगा कि मटेरियल में स्टेटमेंट सामने आई कि नहीं आई, तो वहां मैं लिखा भी होगा। तो आप मैं हम एक वर्किंग पेपर भी तैयार करेंगे अपनी स्टडी के दौरान। मैं आपको टास्क दूंगा कि मुझे एक वर्किंग पेपर बना के दें, आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि वर्किंग पेपर में या वो जो प्रोग्राम है ऑडिट प्रोग्राम, उसमें कम से कम कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए,
हेड का नाम होना चाहिए, मटेरियलिटी कितनी रखी है वो होना चाहिए, एजर्शन में कौन कौन से इसमें वेरीफाई करना है वो होना चाहिए, कमेंट्स की जगह होनी चाहिए। मतलब एक छोटा सा हम एक प्रैक्टिस करेंगे उसकी इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ आपको तकरीबन मटेरियलिटी में बता दिया है। अभी हम इसे थोड़ा सा आज पढ़ते हैं और कुछ हम कल पढ़ के इसे कंक्लूड कर देंगे। तो इसे पढ़े ना, रिस्क एंड मटेरियलिटी, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय ISA 315 to identify and assess the risk of material misstatement at both the financial statement and assertion level। यह बात समझ आ गई ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और assertion लेवल। मैंने इसलिए इतनी लंबी कहानी सुनाई है कि आपने सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ने, उनकी बैक पे कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझना है। The financial statement level refers to risks which are pervasive to the financial statement as a whole। pervasive to the financial statement, pervasive का वर्ड आगे भी आएगा। pervasive का मतलब क्या होता है? जी, परवेजिव का मतलब, हाँ नहीं, इम्पैक्ट ज्यादा तो एक जनरल बात कर रहे हैं। परवेजिव जो है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है यहाँ से चीज घुसी और होते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, ऊपर से नजर नहीं आ रहा। जैसे दीमक नहीं होती, आपको सुराख एक नजर आता है, लेकिन जब आप देखते जाते हैं तो पता चलता है तो अंदर अंदर करते करते पता नहीं कहाँ पहुंची हुई है। इसे कहते हैं परवेजिव तो है ना वो, क्या कहते हैं, परवेजिव तो है, उसे कहते हैं कि एडजेक्टिव है। इसका नाम वर्ब पता नहीं क्या है, परवेज होगा या ऐसा कुछ होगा, बहरहाल। तो परवेजिव होता है कि एक चीज एक जगह से घुसना और घूमते 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 कहीं का कहीं पहुंच जाना। एग्जैक्टली, जो मल्टीपल एजर्शन को अफेक्ट करे, मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट करे। हमने काम तो शुरू किया था डेप्रिसिएशन से, पता चला डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हुई है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में तो नहीं जाएगा, इससे और क्या चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, कैरिंग अमाउंट, प्रॉफिट वाले इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट डिस्टर्ब हो जाएगी। जब कैरिंग अमाउंट डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपने जब इम्पेयरमेंट निकालनी होती है तो उसे कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना होता है, ठीक है ना? किससे कंपेयर करना होता है? रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना होता है। अब आपकी कैरिंग अमाउंट ही गलत है तो इम्पेयरमेंट लॉस भी गलत निकला है। तो ये चीज, एक गलती शुरू कहीं से हुई और घूमते फिरते उसने कई चीजों को हिला दिया, इसे कहते हैं परवेसिव है, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हमने वो देखने हैं रिस्क जो कि परवेसिव है, जो एक से ज्यादा चीजों को डिस्टर्ब कर देते हैं और एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड एट ए होल एंड विच पोटेंशियली अफेक्ट मैनी assertions। क्लियर हो गई बात? जो बहुत से assertions को और बहुत से एरियाज को इवन डिस्टर्ब कर देते हैं। एन एग्जाम्पल माइट बी इफ मैनेजमेंट हैव अ टेंडेंसी टू ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल्स। अगर मैनेजमेंट के पास टेंडेंसी है कि इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है वो, तो फिर क्या होगा? ओवरराइड करने का मतलब क्या है? नहीं, वो तो बात की बात है। ये प्रोसीजर क्या है? इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करने का मतलब क्या है? अपने ही बनाए हुए कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते, ओवरराइड कर देते हैं, तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा? उसका इम्पेक्ट ये होगा कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी जो है, ऑनेस्टी, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और एक बंदा जिसकी ऑनेस्टी ही डाउटफुल हो जाए, वो नमाज भी पढ़ रहा हो ना, तो अब उसकी नमाज भी आपको ठीक नहीं लगेगी, आप कहेंगे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मतलब मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि यार ये मुनाफिकत कर रहा है, बातें तो इधर उधर फजूल करता है, ये नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, ये कौन सी नमाज हुई? तो फजूल किस्म के कमेंट भी हम शुरू हो जाएंगे। मतलब एक डिसऑनेस्ट बंदे के अच्छी बातों पे भी आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला तो यहाँ पे था, लेकिन अब आप बाकी चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बहुत सीरियस ही नहीं है, वो चीज़ों को इस तरह लेती है कि कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है। तो ये उसने एक एग्जाम्पल दी है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। दिस वुड अफेक्ट ऑल एरियाज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसे ही है ना, वो कभी भी कहीं भी ओवरराइड कर सकती है, तो आप किसी भी एरिया पे रिलाई नहीं कर सकते कि ये चीजें जो हैं ये ठीक कैलकुलेट हुई हैं या ठीक तरह से रिकॉर्ड हुई हैं। द assertion level refer to specific objectives of the financial statement, for example that all liabilities have been recorded and that recorded assets exist। वही existence हो गई और completeness वाली बात कर रहा है। what to document, अब हमने डॉक्यूमेंट क्या करना है, यहाँ ना पढ़ें, इसे हम यहाँ कंक्लूड करते हैं आज। आप मुझे बताएं डॉक्यूमेंट क्या करना है। नंबर वन, जो हमने प्लान बनाया वो तो हो गया ना। मेटिलिटी में क्या हमने करना है? सबसे पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, हाई रिस्क मीडियम लो वो करना है। फिर हमने लेवल क्या सेट किया है, और लेवल कौन से लेवल पे? दो लेवल्स पे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, और या थ्रेशोल्ड मेटीरियलिटी हमने क्या सेट किया है, या अजर्शन लेवल पे परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी हमने क्या सेट किया। तो लिखिए लिखा डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस रेज्ड। आपस में डिस्कशंस की और अपने रिस्क एरियाज को एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, अपनी अपनी ओपिनियन दी, और जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं मुख्तलिफ लोगों की, उन्हें रिकॉर्ड करना है आपने। नंबर टू, की एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द अंडरस्टैंडिंग वाज ऑब्टेन्ड एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म। रिस्क असेसमेंट तो वही हमने जो अभी बात कर ली। बाकी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ये रिस्क एरिया हाई है, ये मीडियम है, लो है, वो, और कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली है, ये भी। एक तो आपने आपने जो डिस्कशन की है वो रिकॉर्ड करनी है। नंबर टू, फिर आपने इंडिविजुअली जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया वो भी रिकॉर्ड करनी है। और रिस्क आपने कितना असेस किया वो भी रिकॉर्ड करना है। इवेल्यूएशन ऑफ द डिजाइन ऑफ आइडेंटिफाइड कंट्रोल्स एंड डिटर्मिनेशन वेदर सच कंट्रोल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। और तीसरे नंबर पे आपने इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना है और उन्हें देखना है कि ये कितने इफेक्टिव है। और चौथे नंबर पे द आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एसेशन लेवल बेस्ड ऑन अबव थ्री पॉइंट्स या अबव थ्री एक्टिविटीज। नाउ अब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि दोनों लेवल पे मटेरियलिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चार पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये उसने स्टैंडर्ड में लिखे हैं तो आपको याद होने चाहिए। तो कल हम शुरू कर देंगे मटेरियलिटी, और कल ही इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म भी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, अब सिर्फ हमने ये देखना है कि स्टैंडर्ड में लिखा क्या हुआ है। और हमने जहाँ जहाँ ज़रूरी है चीज़ों को अपने जहन में रिटेन करना है स्टैंडर्ड वाइज ही। और जहाँ स्टैंडर्ड में वो चीज़ हमने लिख दी एग्जाम में, तो बाकी हमने कैसे एक्सप्लेन करना है उसे फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो डिस्कशन आपने करनी है, बट साथ आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने साथ एक चीज़ें अटैच करते जाना है, अटैचमेंट लगाते जाना है कि स्टैंडर्ड में इस बारे में ये लिखा है, इस बारे में ये लिखा है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहीं पे मार खाते हैं बच्चे, तो इंशाल्लाह वो फिर हम कल करेंगे। ठीक हो गया, तो इट्स ऑल फॉर टुडे हानिया और जमशेद बेटा, आज के लिए ये काफ़ी है। कल इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर मज़ीद बात करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।